गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकुमार। क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 2 है द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या था। फिर हमने पढ़ा कि गांधी जी ने भारत में कहां कहां सत्याग्रह चलाए। फिर हमने पढ़ा कि नॉन ऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन है वो किस तरह से फैलना शुरू हुआ, उसकी क्या क्या शर्तें थी, वो किस तरह से फैला। हमने पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड कैसे हुआ। हमने पढ़ा रोल एक्ट कानून लागू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फिर हमने बात की असहयोग आंदोलन जो लोक ऑपरेशन आंदोलन है वो किस तरह शहरों में फैला, किस तरह गाँव में फैला और किस तरह से वो बगीचों के अंदर फैला और आदिवासियों ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। फिर हमने देखा कि जब हिंसा बढ़ने लगी तो गांधी जी ने 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा की घटना के कारण उस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद हमारा नंबर आता था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमारी जो लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था हमने उसमें 60 मार्च यानी कि नमक कानून के बारे में नमक यात्रा के बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह से नमक को एक बेस बनाया और अंग्रेजों ने किस तरह से नमक के प्रोडक्ट्स पर अपनी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार स्थापित कर लिया था और उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। जबकि नमक अमीर हो या गरीब सबकी एसेंशियल वस्तु समझी जाती थी, इसलिए उसके ऊपर का नमक पर कर लगाना, अपनी मोनोपोली स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का एक ऑपरेसिव यानी कि एक ऋणात्मक या फिर एक दबावपूर्ण फेस माने चेहरा था। गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर के साथ 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा स्टार्ट की और वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 240 मील का रास्ता तय करके और उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब नमक कानून तोड़ा गया तो किस तरह वो देशों में फैल गया, किस तरह बाइकाट किया गया, किस तरह पिकेटिंग की गई। इसके बाद हमने देखा कि नॉन ऑपरेशन मूवमेंट गांव और शहरों के अंदर किस तरह फैला। जो गुजरात के अंदर जो पट्टेदार थे उन्होंने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। जाट जो थे कहा के उत्तर प्रदेश के जो जाट थे उसमें उन्होंने किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया। फिर हमने देखा किस तरह पुअर पीसेंट यानी कि गरीब किसानों ने इसमें अपना साथ दिया। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हमने देखा कि नॉन ऑपरेशन मूवमेंट ऐसे आंदोलन में जहां स्त्रियों ने चुनाव परिषद में या फिर हम कह सकते हैं कि इन रैलियों में प्रदर्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। किस तरह उन्होंने गांधी जी के विचारों को प्रभावित होकर राष्ट्र की सेवा करना, अपना सच्चा धर्म माना और सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने सारी रैलियों में भाग लिया, उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया। कई औरतें जेल में गई। शहरों के अंदर उच्च वर्ग की जो महिलाएं थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों से किसकी। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिमिटेशन यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट यानी कि सीमाएं क्या थी सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी उनके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आखिर में सीमाएं क्या रही। शुरू करते हैं। ये कहता है नोट ऑल सोशल ग्रुप, सभी सोशल ग्रुप के ऊपर इफेक्ट माने प्रभाव नहीं पड़ा। किसका प्रभाव नहीं पड़ा? एक अब्स्ट्रैक्ट माने दिखाई न देने वाला एक अमूर्त आइडिया स्वराज का, इसका सबके ऊपर सभी सामाजिक ग्रुपों पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। इन्हीं में एक ग्रुप था जिसे नाम दिया गया था अनटचेबल यानी कि अछूत। अछूत जिसको नाम दिया गया था ऐसा ही एक ग्रुप था अछूत। ये कहता है अछूतों ने 1930 के आसपास अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया यानी कि इकट्ठा करना शुरू किया और इन्होंने अपने आप को नाम दिया दलित। इन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया दलित या ऑपरेशन यानी कि जिनका दमन किया गया है, ऐसा उन्होंने अपने आप को कहना शुरू किया। अब बारी आती है फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कांग्रेस जो थी वो हिचकिचाती रही या हम कह सकते हैं इग्नोर करती रही। दलितों को अपनी पार्टी में शामिल करने से वो घबराती रही। उन्होंने दलितों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा किस कारण था? ये कहता है सनातन यानी कि सनातन पंथी। अब सनातन पंथी कौन थे? सनातन पंथियों में वो आते थे जो ऊंचे लेवल के रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हिंदू थे।
जो बड़े कट्टर थे हिंदू समुदाय के, और वो अछूतों की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ना देना चाहते थे। और कांग्रेस इनके साथ मिलकर अपना क्या करना शुरू कर रही थी, अपना आंदोलन आगे बढ़ा रही थी। इसलिए कांग्रेस को लगा अगर उन्होंने दलितों को अपने साथ मिला दिया तो जो सनातन पंथी है वो उनसे अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया है इसके थ्रू कि अंग्रेजी सरकार के अंदर जो कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बना रखी थी वो क्यों हिचकिचा रहे थे दलितों को अपने पार्टी में स्थान देने से। दूसरा क्वेश्चन हमारा पैदा होता है कि महात्मा गांधी जो थे वो किस तरह लोगों को, किस तरह दलित वर्गों को ऊंचा उठाना चाहते थे, वो इनके बारे में क्या विचार रखते थे। हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने एक डेफिनेशन दी थी, आप ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए क्या कहा था, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था स्वराज्य बुद्धनोत्तम, स्वराज नहीं आ सकता फॉर 100 ईयर, 100 सालों तक भी स्वराज नहीं आ सकता जब तक, ये कहता है, इफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, वाज नॉट एलिमिनेटेड, अगर हम उसे एलिमिनेटेड यानी कि हटा नहीं पाए तो हम सैकड़ों वर्ष में संघर्ष करके भी स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक नाम दिया था इनको, हरिजन। हरिजन यानी कि जिसे हम कहते हैं भगवान के बच्चे, जिसका मीनिंग होता है कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चों के रूप में इसका मीनिंग होता है। इसकी उन्होंने इनको नाम दिया और इनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने इनके लिए सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने सत्याग्रह किया दलितों को टेम्पल के अंदर प्रवेश दिलवाने के लिए, उन्होंने सत्याग्रह किया जो पब्लिक वेल थे, सार्वजनिक कुएं थे, उनकी पहुंच उन दलित समुदाय का करने के लिए कि दलित भी वहां से पानी निकाल सके। उन्होंने दलित लोगों की डिग्निफाई यानी कि प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिमसेल्फ, अपने टॉयलेट क्लीन, स्वयं अपने आप ही यानी कि ही हिमसेल्फ, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने टॉयलेट्स खुद साफ करने शुरू किए, क्लीन टॉयलेट टू, ताकि डिग्निफाई माने प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके अनटचेबिलिटी या दलित लोगों की, और जिन्हें हम एक को नाम देते हैं भंगी यानी कि मैल को उठाने वाले। अब इसके बाद ये कहता है कि उन्होंने एक संदेश दिया किसको, अपर क्लासेज यानी कि ऊंची क्लास के जो हिंदू समुदाय के लोग थे कि उन्हें चेंज लाना चाहिए, अपने हार्ट, अपने दिलों में बदलाव लाने की जरूरत है, एंड गिव अप, उन्हें छोड़ देना चाहिए सिंस ऑफ अनटचेबिलिटी। सिंस का मतलब पाप, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो पाप कर रहे हैं उस पाप को उन्हें कहा गया कि उन्हें उस पाप को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कहता है बट कई दलित लीडर्स ऐसे थे जो गांधी जी की इस बात से भी सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि उन्हें पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण प्राप्त हो ताकि देश रिसोल्व देयर प्रॉब्लम, तभी वो अपनी प्रॉब्लम यानी कि समस्या का रिसोल्व माने समाधान कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज माने संगठित करना शुरू किया और उन्होंने रिजर्वशिप की मांग की, कहां पर, एजुकेशन में। यानी कि शैक्षिक, उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में अपने रिजर्वेशन सीट की मांग करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने एक और मांग की, वो मांग थी इलेक्टोरेट। हम बात कर सकते हैं इलेक्टोरेट की, उन्होंने इलेक्टोरेट की भी मांग करनी शुरू कर दी। इलेक्टोरेट का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। उन्होंने कहना शुरू किया कि उनके लिए अलग से एक चुनाव क्षेत्र की स्थापना कर दी जाए जहां पे दलित समुदाय खड़ा होगा, दलित समुदाय ही चुना जाएगा और दलित समुदाय ही शासन करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब तक उन्हें स्थान नहीं मिलेगा, इतने उनको जो ऊंचा उठाने की प्रोसेस है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। ये कहता है कि उनका विश्वास था कि केवल अगर हमें समाज की डिसएबिलिटीज यानी कि समाज में असमानता को खत्म करना है तो राजनीति में उन्हें आना ही पड़ेगा। अतः उन्होंने क्या किया, ये कहता है, इसलिए उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला उसमें बड़ी कम संख्या में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। केवल महाराष्ट्र ये कहता है और नागपुर क्षेत्र वहीं पर सबसे ज्यादा दलितों के जो संगठन थे वो ऑर्गेनाइज माने संगठित होने शुरू हो गए थे।
अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अब से यहाँ क्वेश्चन शुरू होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में कब प्रवेश किया और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए और उन्होंने गांधी जी के साथ कौन सा समझौता किया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज, जिसे ऑर्गेनाइज किया था दलितों को इनटू किसके अंदर, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अंदर 1930 पे। यानी कि एपिसोड क्वेश्चन होता है जो पेपरों में भी आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में कौन सी सभा को ऑर्गेनाइज किया था, तो दलित एसोसिएशन, दलित हम कह सकते हैं डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। मैं ठीक नाम दोहरा रहा हूं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यानी कि दलित वर्ग संगठन की उन्होंने 1930 में नींव रखी। ये कहता है जब उन्होंने इसकी नींव रखी तो उनका क्लैश हो गया किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ मतभेद हो गया। जब वो महात्मा गांधी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए तो उन्होंने वहां पर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के सामने एक मांग रख दी कि उन्हें दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चुनाव क्षेत्र चाहिए, जिस कारण महात्मा गांधी उनसे उलझ पड़े। और अब जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मौके की तलाश में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड माने स्वीकार कर लिया डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर को। गांधी जी बिगेन, जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया गांधी जी ने बिगेन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, फास्ट अनटू डेथ। इसका मतलब होता है आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया और वो धरने पर बैठ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे आके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ने उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी जानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल गया दलित समुदाय को तो उनका जो सपना था पूरे इंडिया का इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण करने का वो सपना टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने आमरण अनशन करना स्वीकार किया। आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए झुकना पड़ा और गांधी जी के से समझौता करना पड़ा। इसी समझौते का नाम है पूना पैक्ट समझौता। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आता है, पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ और ये कब हुआ, 1932 में सितंबर में ये समझौता हुआ। अब इस समझौते का रिजल्ट क्या निकला, इस समझौते का रिजल्ट क्या निकला, इट गिव द डिप्रेस क्लास, इसने डिप्रेस माने के दलित जो वर्ग थे ये कहता है जिन्हें बाद में शेड्यूल कास्ट कहा गया, रिजर्व सीट कर दी, इनकी सीटें आरक्षित कर दी गई प्रोविजनल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अलग से इन्हें इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग से चुनाव क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया, लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जो आम इलेक्शन होते थे उनके अंदर इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई। तो हमने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे इसको आगे बढ़ाने में दलितों को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं सम ऑफ मुस्लिम, अब हम बात करते हैं मुस्लिम यानी कि मुसलमानों की, मुस्लिम वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग यानी कि अब हम बात करेंगे मुसलमानों की। अब हम बात करते हैं जब मुसलमानों की, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में भी कई मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन स्थापित हो चुके थे, लेकिन ये कहता है रिस्पॉन्ड, लेकिन इनका जो जवाब था ये कहता है कि इनका जो जवाब था ये काफी हद तक नाराज थे, किससे, कांग्रेस लीडर्स थे, क्योंकि इन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया तो इन्होंने अपना खासा ज्यादातर उत्साह नहीं दिया। ऐसा क्यों था, क्या कारण था, ये कहता आफ्टर द डिक्लाइन, जब पतन हो गया था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तभी से मुसलमान अपने आप को एलिनेट यानी कि हम बात करेंगे एलिनेटेड यानी कि अलग, अपने आप को अलग समझने लगे थे फ्रॉम किससे, कांग्रेस से। फ्रॉम द 1920 में तो जो कांग्रेस थी वो खुलकर सामने आ गई। क्या सामने आ गई, एसोसिएटेड, उसने अपना संबंध जोड़ लिया हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा जिसमें हिंदुओं के जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव लोग थे, जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने मिलकर हिंदू महासभा बनाई थी और कांग्रेस ने उनके साथ जुड़कर खुले में उनके साथ प्रचार करना शुरू कर दिया। हिंदू रिलीजियस, ये कहता है हिंदू का जो धार्मिक संगठन था जिसे हम हिंदू महासभा के नाम से जानते हैं, उसमें जैसे ही कांग्रेस ने प्रवेश किया हिंदू और मुसलमानों के बीच जो रिलेशनशिप थे वो क्या होने शुरू हो गए, वो वोरसेन का मतलब होता है खराब होना, बद से बदतर होने शुरू हो गए उनके बीच के।
ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज। अब कांग्रेस ने अपने अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए, ईच समुदाय का मतलब मुसलमानों ने अपने अलग से संगठन बनाने शुरू कर दिए, जिससे उनके बीच में दंगे क्लैश होने स्टार्ट हो गए। ये कहता है हिंदू मुसलमान कॉमर्शियल, यानी कि हिंदू मुसलमानों को लेकर जो सांप्रदायिक दंगे पैदा हुए, जो रियोट पैदा हुए, ये कई शहरों के अंदर फैल गए। एवरी रियोट, हर दंगे ने जो हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध थे वो क्लोज करने की जगह उन्हें दूर करते चले गए और उनके बीच गहरी खलियां बनती चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, मुसलमानों का कांग्रेस के साथ अलगाव होना कैसे शुरू हुआ। अब ये कहता था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस की पार्टी का नाम है और जो मुस्लिम लीग की मुसलमानों की पार्टी थी, वो पार्टी फिर भी दोनों को मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई प्रयास किए दोनों को फिर से एक करने के, कई बातचीत हुई। ये कहता है 1927 में ऐसे कुछ प्रयास नजर भी आने लगे कि दोनों एक हो जाएंगे, ऐसे प्रयास को नजर आने लगे। जो इम्पोर्टेंट था हमारा एक डिफरेंस जो किसके बीच में आया था, क्वेश्चंस को लेकर। कौन से क्वेश्चंस को लेकर, रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली, कि जब हमारी फ्यूचर में जो असेंबली बनेगी उसमें रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्योंकि जब हम जानते थे कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इट मीन्स था मुसलमान मिनोरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक है तो इट मीन्स ये था मुसलमानों की संख्या आजादी के बाद जो भी सभा बनेगी उसमें नेचुरली कम होगी, जिस कारण कई मुस्लिम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे उसके बाद, ये कहता है इफ मुस्लिम वाज एस्यूड, अगर मुस्लिमों के लिए किसी भी तरह से सीट आरक्षित कर दी गई या उनके लिए इलेक्टोरेट एक अलग से सेपरेट चुनाव क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर दिया, तो गांधी जी जानते थे इंडिया और मुसलमानों को अलग होने में देर नहीं लगेगी, और जो जिसे वो एक बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को, वो दो टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसा इसलिए उन्होंने स्वीकार करना स्थापित नहीं किया, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एकता का एक संबंध स्थापित हो रहा था, जिसको लेकिन इस संबंध में एक बार फिर दरार आ गई जब 1929 में एम आर जायकर ने खुले तौर पर ओपनली रूप से हिंदू महासभा का जोरदार समर्थन करना शुरू कर दिया, तो मुसलमान एक बार फिर पीछे हटना मुसलमानों ने शुरू कर दिया। When civil disobedience movement started, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देयर वाज जो एटमोस्फेयर था, एक ऐसा वातावरण बन चुका था सस्पिशियस, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा भय, आतंक था, और डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास पैदा हो चुका था हिंदुओं और मुसलमानों में, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि जब से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मुसलमानों ने उसमें उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना उत्साह उन्होंने नॉन ऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के समय दिखाया था। इस प्रकार हमने इस वाले पहले में पढ़ा कि मुसलमान क्यों हिंदुओं से अलग होने शुरू हो गए थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम पार्टिसिपेट क्यों किया। इस तरह हमने आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बारे में, क्या सीमाएं थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, किस तरह से अनटचेबल यानी कि अछूतों को ऊपर उठाने का प्रयास पहले महात्मा गांधी ने किया, उन्होंने उनको सम्मान दिलवाया, फिर उसके बाद 1930 में अम्बेडकर भी राजनीति में कूद पड़े और उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन थी उसकी स्थापना कर दी 1930 में, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके लिए अलग से चुनाव क्षेत्रों की मांग की। फिर किस तरह से महात्मा गांधी ने जो हम कह सकते हैं 1932 के अंदर सितंबर में पूना पैक्ट समझौता हुआ और चुनावों के अंदर सीटें आरक्षित कर दी गई मुस्लिम समुदाय की, इस तक डिप्रेस क्लास वालों की। इसके बाद हमने देखा क्यों मुसलमानों में और कांग्रेस के बीच में एक क्लैश, एक गहरी खाई पनपनी शुरू हो गई, जिसका परिणाम क्या निकला, दोनों के संबंध थे वो पहले से ज्यादा बदतर होते चले गए। और किस तरह से जिस मुस्लिम समुदाय ने नो कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो क्यों पीछे हटनी शुरू हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम बात करेंगे कलेक्टिव बिलोंग्स। कलेक्टिव बिलोंग्स का मतलब होता है सामूहिकरण की भावना, यानी कि सामूहिक अपनेपन का भाव, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।